नेपाल गवर्नमेंट ने 4 सितंबर को एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया और 26 सोशल मीडिया ऐप को बैन कर दिया, जिसमें फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म भी शामिल थे। गवर्नमेंट ने इसका रीजन बताया कि इन सभी कंपनियों ने नए रूल के अंडर रजिस्टर नहीं किया था। नए रूल में गवर्नमेंट का कहना था कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और लोगों के साथ फ्रॉड चल रहा है, इसलिए सभी कंपनियों को डेडलाइन दी गई कि 3 सितंबर तक नए रूल के अंडर रजिस्टर करें। लेकिन फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने रजिस्टर नहीं किया, इसलिए इन सभी ऐप को 4 सितंबर को बैन कर दिया गया। इस बैन के बाद बांग्लादेश का युवा सड़कों पर उतर आया, खास करके 18 से 25 साल का युवा, और इन प्रोटेस्ट को जेनजी प्रोटेस्ट भी कहा जाता है। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि सोशल मीडिया ऐप बैन हुए हैं, इसलिए देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ बड़े कारण थे, जो कई सालों से देश के लोग अपने अंदर दबाकर बैठे थे। और सोशल मीडिया बैन ने सिर्फ एक ट्रिगर का काम किया। असली इशू ये थे कि बैन से पहले नेपाल में एक वायरल कैंपेन चल रहा था नेपो किड के अगेंस्ट। ये कैंपेन एक्सपोज कर रहा था पॉलिटिशियन के बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल को। नेपो किड, ये वर्ड आपने इंडिया में भी सुना होगा। वो नेपो किड जिसको आपको लगता है सरस्वती का आशीर्वाद मिलेगा, कोई है आपके हिसाब से? यार इनका बहुत बुरा हाल है, इनका कुछ नहीं होने वाला। स्पेशली बॉलीवुड के लिए, जहां सेलिब्रिटी के बच्चों को बिना मेहनत किए बड़े बड़े रोल मिल जाते हैं, जो नॉर्मल और स्ट्रगलिंग एक्टर को मिलने बहुत ही मुश्किल है। स्ट्रगल अलग होता है, डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे टैलेंटेड एक्टर को शुरुआत में बहुत ही छोटे छोटे रोल मिला करते थे, इसलिए उन्हें बहुत ही लेट फेम मिला और लीडिंग रोल तो बहुत देर बाद मिलने शुरू हुए। और यही सेम टू सेम हाल हमारी पॉलिटिक्स में भी है, जहां सीएम का बेटा सीएम बनेगा। देश भर में जितने भी पॉलिटिशियन देख लो, सांसद का बेटा सांसद बनेगा और तो और पत्नी भी सांसद बनेगी। और नेपाल में भी यही चल रहा था। जब पॉलिटिशियन के बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं? पॉलिटिशियन के बच्चे विदेशों में घूम रहे हैं, लग्जरी एजुकेशन और लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जी सकते? नेपो किड कैंपेन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। पॉलिटिशियन और प्रभावशाली लोगों के बच्चों के लाइफस्टाइल पर सवाल उठ रहे थे, और ये डिबेट तब और बढ़ गई जब लोगों ने टैक्स पेयर के पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। लोगों का कहना था कि जब नेताओं के बच्चों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे टैक्स पेयर के पैसे उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल और फॉरेन में उनकी एजुकेशन पर खर्च हो रहे हैं, जबकि आम युवा को विदेशों में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाकर 4 पैसे बनते हैं। हमें देश में रोजगार नहीं मिलता, इसलिए हमें मजबूरन देश छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हमें बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए हमारे पास एक ऑप्शन बचता है अपना देश। और हमारे देश में बेरोजगारी और करप्शन इस हद तक बढ़ चुका है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, और वहाँ पॉलिटिशियन के बच्चे टैक्स पेयर के पैसों से ऐश कर रहे हैं। और कई लोगों का तो कहना था कि नेपो किड इंस्टा और टिकटॉक पर अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि पैसा कहाँ से आ रहा है। नेपाल में लोग टैक्स पेयर के पैसों पर सवाल उठा रहे हैं, हमारे यहाँ भी उठने चाहिए। कुछ टाइम पहले दिल्ली में 70 एमएलए को आईफोन 16 प्रो दिए गए, और तो और न्यू टैबलेट और आईपैड भी दिए गए, जबकि 80% इंडियन ये फोन अफोर्ड नहीं कर सकते। और एमपी में 30 मंत्रियों को 30 कारें दी गई, वो भी 19-19 लाख की। हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ने अपने एमएलए टेन्योर की अलग से पेंशन अप्लाई की है, जबकि देश में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की पेंशन को बंद कर दिया गया है। और तो और मंत्रियों को सब कुछ फ्री में मिलता है, हेल्थ से लेकर ट्रैवल तक, फिर भी इन्हें पेंशन चाहिए। जितनी बार सांसद बनते हैं उतनी बार पेंशन लग जाती है। अगर 3 बार सांसद है तो 3 बार पेंशन लग जाएगी। और अब इंडियन मीडिया भी बेरोजगारी पर चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा है। विरोध प्रदर्शन के पीछे बड़ा कारण सोशल मीडिया ऐप्स पर लगा बैन है, लेकिन यह भी सच है कि नेपाल में सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ नहीं किया है। नेपाल में भ्रष्टाचार के कारण बेरोजगारी दर 10.71% है, जबकि युवाओं में यही बेरोजगारी दर 20% के पार है। आप खुद सोचिए, जब सरकार इन युवाओं को नौकरी नहीं देगी, ये पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया पर जाकर रील्स क्यों नहीं बनाएंगे, और क्यों इन्हें सोशल मीडिया की लत नहीं लगेगी? इनसे पूछकर देखो, एसएससी प्रोटेस्ट हुए थे तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने कितना कवरेज किया था, कितनी डिबेट की, और लास्ट टाइम बेरोजगारी पर डिबेट कब हुई थी? नेपाल में एक मीडिया का न्यूज ऑफिस है जिसे आग लगा दी गई, और सोमवार 8 सितंबर को युवा काठमांडू में पार्लियामेंट के बाहर इकट्ठा होते हैं और सुबह 8 बजे के आसपास एक पीसफुल मार्च निकालते हैं, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे भी शामिल होते हैं। और पुलिस युवाओं और बच्चों को रोकने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछार करती है,
और शॉकिंग बात यह थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने डायरेक्ट छात्रों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें कई छात्र घायल हो गए और कई छात्र मारे गए। और इस इंसिडेंट के बाद देश के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया और अब तक इस प्रोटेस्ट में 19 छात्र मारे जा चुके हैं और 40 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। इस पूरे प्रोटेस्ट और विवाद के बाद नेपाल के होम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया और साथ ही नेपाल के कई मिनिस्टर ने एक के बाद एक रिजाइन करना शुरू कर दिया और सोमवार की रात को सोशल मीडिया से बैन को हटा दिया गया था। लेकिन युवा अब भी सड़कों पर है। अब डिमांड सिर्फ बैन पर सीमित नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और सिस्टम को बदलने तक की है। और फाइनली 9 सितंबर को नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। ये पूरा इंसिडेंट आपको अगर याद होगा बांग्लादेश जैसा ही है, जहां बांग्लादेश के युवा पार्लियामेंट और पॉलिटिशियन के घरों में घुस गए थे और लास्ट में जाकर पीएम शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा था। और ऐसा ही सेम टू सेम नेपाल में भी हो रहा है। युवा सड़कों पर आए, पार्लियामेंट में घुसे और आग लगा दी। कुछ वीडियो में तो यहाँ तक देखने को मिल रहा है कि पॉलिटिशियन को घरों से निकालकर सड़कों पर लाकर पीटा गया। नेपाल में सोशल मीडिया बैन था, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया ने इस प्रोटेस्ट में अहम रोल प्ले किया। लोगों ने VPN का यूज करके अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाया। बांग्लादेश और नेपाल में एक बात कॉमन थी, जब युवा सड़कों पर उतरता है तो सरकारों को झुकना पड़ता है। और इंडिया में भी 67% आबादी युवा की है।